एक सवाल पूछता हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ईरान और यूएसए का वॉर हमारे किचन तक आ पहुंचा है? आज मुंबई में लोग 3-3 दिनों से सिलेंडर बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, बुकिंग नहीं हो रही है। दिल्ली में 910 का सिलेंडर ब्लैक में 2000 रुपए का बिक रहा है। पुणे में गैस की कमी इतनी बढ़ गई है कि क्रेमेटोरियम तक को बंद करना पड़ा है। बेंगलोर में कमर्शियल एलपीजी सप्लाई पूरी तरीके से रुक चुकी है और बिहार और यूपी के लोग रात भर गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर बैठे रह रहे हैं। यह किसी एक शहर की बात नहीं है, यह पूरे देश में एक साथ हो रहा है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब हुआ है बस मात्र एक हफ्ते के अंदर। अब एक और बात बताता हूं जो और भी ज्यादा सीरियस है। भारत सरकार ने पिछले हफ्ते इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 इवोक किया है। यह एक्ट क्या है? यह वही एक्ट है जो तब लगाया जाता है जब देश में अकाल हो, वॉर हो रही हो या कोई नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ हो। इसमें पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, नेचुरल गैस सब कुछ इसके दायरे में आ जाता है। इसके साथ साथ और भी कदम उठाए गए हैं, जैसे कि रिफिल बुकिंग जो गैस की होती थी वो 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दी गई है। कमर्शियल सप्लाई कई जगहों पे सस्पेंड कर दी गई है। रिफाइनरीज को डायरेक्ट ऑर्डर दिया गया है कि एलपीजी प्रोडक्शन को मैक्सिमम लेवल तक बढ़ाया जाए और एक प्रायोरिटी सिस्टम बनाया गया है। इसमें सबसे पहले है डोमेस्टिक पीएनजी, सीएनजी ट्रांसपोर्ट और एलपीजी प्रोडक्शन वालों के लिए। सेकेंड में है फर्टिलाइजर जो प्लांट्स होते हैं उनको। तीसरे पे है जो स्टील और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स है उनके लिए। और उसके बाद जो बचते हैं वो फोर्थ प्रायोरिटी में आते हैं। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्या गवर्नमेंट को पहले से पता था कि यह सब कुछ होने वाला है? 5 मार्च को मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ने पुणे में 20 क्रेमेटोरियम को जो कि गैस सप्लाई से चलता था उसे बंद करने का ऑर्डर दिया। वहीं 6 मार्च को हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने अपने जितने भी इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल कस्टमर्स हैं उनको एक लेटर लिखा। उसमें उसने लिखा है और कहा कि उसमें अल्टरनेट जो भी फ्यूल्स हैं उसका अरेंजमेंट आप लोग खुद करने की कोशिश करें। यानी सरकार को पहले से पता था कि आने वाले समय में यह जो सप्लाई चेन है वो बहुत तरीके से इंटरप्ट होने वाली है। लेकिन पब्लिकली क्या बोला जा रहा था? पेट्रोलियम जो मिनिस्टर हैं हरदीप पुरी जी, वो बोल रहे थे कि देश में एनर्जी की कोई कमी नहीं है। पीयूष गोयल जी भी बोल रहे थे कि फ्यूल की जो एब्सोल्युटली पूरे शॉर्टेज है ही नहीं, हमारे पास पर्याप्त फ्यूल है। पार्लियामेंट में बताया गया कि भारत के पास 74 दिन का क्रूड ऑयल रिजर्व है, लेकिन सीएनजी और एलपीजी के बारे में कोई बात नहीं की गई। जब ट्विटर पर बवाल मचा तो मीडिया ने गवर्नमेंट सोर्सेज को कोट करते हुए क्या लिखा है ये जरा देखिए, ध्यान से देखिए। यह एक फियर मॉर्निंग है, जमाखोरों की गलती है, यहाँ तक कि इसको पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा तक बताया गया। और फिर 10 मार्च को खुद ही गवर्नमेंट ने इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू कर दिया। तो एक तरफ सब कुछ ठीक है और दूसरी तरफ इमरजेंसी एक्ट। इन दोनों में से कोई एक ही चीज सच हो सकती है। अब मैं आपको जरा एक जमीनी रियलिटी बताता हूँ कि एक्चुअल में जमीन पर क्या चल रहा है। दिल्ली में जो कमर्शियल सिलेंडर सप्लाई है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट के लॉज की जो कैंटीन है उसमें एलपीजी सप्लाई बंद है। अब वहाँ सिर्फ सैंडविच और सैलेड मिल रहे हैं। बसंत कुछ के जो वेंडर्स हैं उन्होंने ओपनली बोल दिया है कि हम लोग सप्लाई नहीं कर सकते। एक रेस्टोरेंट का 80% मेनू इसलिए ऑफलाइन है क्योंकि उसे तंदूर चलाने के लिए गैस ही नहीं है। बेंगलोर में एक होटल ने पूरा मेनू हटा दिया, अब वो सिर्फ चाय और कॉफी सर्व कर रहा है। एक दूसरा होटल कह रहा है कि हम लकड़ी जलाकर खाना बनाएंगे। उड़ीसा में रेस्टोरेंट इंडक्शन कुकवेयर और कोयले वाले तंदूर पे स्विच कर रहे हैं। तमिलनाडु में चेन्नई होटल एसोसिएशन ने पीएम मोदी को एक अर्जेंट लेटर लिखा। यहाँ तक कि कोयम्बटूर का जो अन्नपूर्णा होटल चेन है जो पिछले 50 सालों से एक भी दिन बंद नहीं हुआ, उसे भी अपना मेनू रिड्यूस करना पड़ा है। पंजाब में इस समय पिक वेडिंग सीजन चल रहा है। कैटर्स और जो मैरिज वेन्यू है दोनों बुरी तरीके से परेशान है इस एलपीजी क्राइसिस को लेकर। यही नहीं, इंडियन रेलवे ने अपनी कैंटीन सर्विस को भी बंद कर दिया है। वहीं बीसीसीआई के जो चेयरमैन है अरुण धूमल ने उन्होंने कहा है कि अगर यही हाल रहा तो आईपीएल डिले हो सकता है जो 28 मार्च से बेंगलुरु में शुरू होने वाला था। अब एक नंबर मैं बताता हूं जो आप सबको इसकी असली ग्रेविटी और असली रियलिटी बताएगा। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक रेस्टोरेंट के पास अभी सिर्फ 2 से 3 दिनों की एलपीजी बची हुई है। भारत के 90% रेस्टोरेंट्स एलपीजी से चलते हैं। एनआरआई 5 लाख से ज्यादा रेस्टोरेंट अपने अंदर रिप्रेजेंट करता है और इस पूरी इंडस्ट्री में लगभग 80 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं। अब जरा सोच के देखिए कि 80 लाख वो लोग हैं जो वेटर्स हैं, सेफ हैं, डिलीवरी बॉय हैं। अगर गैस नहीं पहुंची तो इन सब की जॉब एक झटके में चली जाएगी क्योंकि रेस्टोरेंट जब चलेंगे ही नहीं तो इनको जॉब पे कौन रखेगा।
आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। इसका जवाब है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर मैप को देखेंगे तो एक छोटी सी लाइन दिखती है, सिर्फ 21 मील चौड़ा, लेकिन इस 21 मील से दुनिया का 20% तेल रोज गुजरता है। हर दिन 21 मिलियन बैरल तेल यहाँ से गुजरता है। चाहे सऊदी अरबिया हो, इराक, कुवैत, यूएई, कतर, इन सब का एक्सपोर्ट इसी रास्ते से होता है। भारत अपनी 62% एलपीजी इंपोर्ट करता है और उसका मेजर हिस्सा इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। ईरान ने यह रास्ता पूरी तरीके से बंद कर दिया है और बात सिर्फ स्ट्रेट हॉर्मुज बंद होने तक की नहीं रुकी। ईरान ने गल्फ कंट्रीज के रिफाइनरीज पे मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। यूएई के रनवेस्ट रिफाइनरी जो हर दिन 9 लाख बैरल प्रोड्यूस करती है, ड्रोन अटैक के बाद वो बंद है। सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी भी बंद है अटैक के बाद से। कतर की टॉप एलएनजी फैसिलिटी बंद तक हो चुकी है और खुलने में कम से कम 1 महीने से ज्यादा का समय लगेगा। कतर एनर्जी ने तो फोर्स मेजर डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब कि वो डिलीवरी नहीं दे सकता, उसने ऑफिशियली अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। अब मैं इसमें आपको एक बात बता दूं, भारत अपने 50% एलएनजी कतर से लेता है और कतर का 82% एलएनजी एशिया में आता है। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा एशिया इस क्राइसिस से जूझ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में शिपिंग ट्रैफिक 97% डाउन है। कोई भी शिपिंग कंपनी वहां जाना नहीं चाहती और इसकी वजह सिर्फ मिसाइल्स नहीं है। ईरान वहां पर नेवल माइंस बिछा रहा है, उसके पास 2000 से लेके 6000 माइंस का स्टॉक है। स्ट्रेट सिर्फ 21 मील ही चौड़ा है। अगर 100 माइंस बिछा दिए गए तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी किसी शिप को कवर नहीं करेगी और बिना इंश्योरेंस के कोई शिप वहां जाएगा ही नहीं। दुनिया के सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी एमएनसी ने यूएई, ओमान, ईरान, कतर, कुवैत और सऊदी अरबिया इन सभी देशों के लिए कार्गो बुकिंग सस्पेंड कर दिया है। ईरान ने 3 शिप्स पे डायरेक्टली मिसाइल से अटैक भी किया है, जिसमें ब्रिटिश और थाई शिप्स शामिल हैं, जिसका वीडियो आपने देखा ही होगा। और एक बात, वॉर खत्म होने के बाद भी इन माइंस को क्लियर करने में हफ्तों लग सकते हैं, तो जल्दी कुछ होने वाला है नहीं। इसका असर बाकी एशिया पर भी दिख रहा है, जैसे कि थाईलैंड गवर्नमेंट ने एजेंसी को फुल वर्क फ्रॉम होम दे दिया है। वियतनाम ने लोगों को घर में रहकर काम करने की सलाह दिया है। वहीं बांग्लादेश ने फ्यूल रेशनिंग शुरू कर दी है और पूरे एशिया में पेट्रोल प्राइसेस एकदम से ऊपर चले गए हैं। अब इस पूरी सिचुएशन का एक और एंगल है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इस वॉर में सबसे ज्यादा फायदा किसका हो रहा है? जवाब है रसिया का। फरवरी में रशियन क्रूड ऑयल हमें इंटरनेशनल मार्केट से $3 पर बैरल सस्ता मिलता था। वही आज जो क्रूड ऑयल है वो $4 से $5 प्रीमियम पर बिक रहा है। पुतिन ने साफ कह दिया है गैस अब यूरोप की जगह वो एशिया में बेचना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से उन्हें ज्यादा पैसा मिल रहा है। और इसी के साथ जरा अमेरिका का दोगलापन देखिए। पिछले साल अगस्त में ट्रंप ने भारत पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ क्यों लगाया था? क्योंकि हम रसिया से ऑयल खरीद रहे थे। टैरिफ तब हटाया गया जब हमने एग्री किया कि फ्यूचर में रशियन ऑयल हम लोग कम करेंगे और इंपोर्ट अपना बहुत ज्यादा कम कर देंगे। और जब ईरान वॉर के बाद 6 मार्च को यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी खुद बोल रही हैं कि रसिया से ऑयल भारत खरीद सकता है, वरना पूरी दुनिया में ऑयल के प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। अब जरा उनके ट्वीट का लैंग्वेज देखेंगे तो क्या लिखते हैं वो लिखते हैं वी अलाउ इंडिया टू बाय रशियन ऑयल। अमेरिका कौन होता है हमें अलाउ करने वाला? ये हमारा सॉवरेन डिसीजन है। और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर साहब पता नहीं कहाँ हैं, क्योंकि इन सब मामलों के बाद भी अमेरिका तमाम अपने स्टेटमेंट्स भारत के खिलाफ दिए जा रहा है, लेकिन भारत की तरफ से एक भी स्टेटमेंट अमेरिका को डायरेक्ट नहीं गया है। ट्रंप का मार्केट मैनिपुलेशन भी आप देख सकते हैं। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी ने ट्वीट किया कि यूएस शिप्स ऑफिशियली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकल गई हैं। मार्केट को लगा कि बात तो खत्म होने लगी, ऑयल प्राइस एकदम से गिर गए। फिर व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया कि ये एक फेक न्यूज था। एनर्जी सेक्रेटरी ने चुपचाप ट्वीट डिलीट कर दी। ऑयल प्राइस वापस से ऊपर चले गए। सब कुछ घंटों में हुआ। इसमें तो आप इसमें सोच सकते हैं कि किसने डे ट्रेडिंग करके कितने पैसे कमाए होंगे। तो यह वार अब दूर की चीज नहीं है, यह हमारे किचन में पहुंच चुकी है। गैस एजेंसी के बाहर लाइनें लगी है, क्रेमेटोरियम बंद हो रहे हैं, होटल्स मेनू छोटा कर रहे हैं और 80 लाख लोगों की जॉब खतरे में है। एलपीजी क्राइसिस तो बस एक सिम्टम्स है। असली प्रॉब्लम यह है कि भारत की जो एनर्जी सिक्योरिटी है वो आज भी किसी और के हाथों में डिपेंड करती है। जैसे रसिया तय करता है कि कितना वो डिस्काउंट में हमें तेल बेचेगा, ईरान तय करता है कि गल्फ सप्लाई वो कब बंद करेगा, अमेरिका तय करता है कि हम किसे ऑयल खरीदेंगे। जब एक वाटरवेज सिर्फ 21 माइल चौड़ा हो और वहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता हो, तो वहां लगने वाली आग की गर्मी हर किचन तक जरूर पहुंचती है। और यह अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सिर्फ ऑयल ही नहीं गुजरता है, वहां से गुजरता है फर्टिलाइजर्स भी। फ्यूल ना मिलने से आप लकड़ी जलाकर खाना तो बना सकते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स रुका
तो खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है, गवर्नमेंट हमें बातें छिपा रही है या गवर्नमेंट को और क्या क्या उपाय करने चाहिए? आप इस मामले में कैसे पूरे मामले को देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।